कक्षा 9 प्रश्नावली 14.4 प्रश्न संख्या 4 है। आंकड़ों 14 है, 25, 14 है, 28, 18 है, 17 है, 18 है, 14 है, 23, 22, 14 है, 18 है का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का अर्थ होता है कि इन आंकड़ों में वह आंकड़ा जो सबसे अधिक बार आया है। तो 14 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 25 केवल एक बार, 28 केवल एक बार, 18 एक बार, 2 बार, 3 बार, 17 एक बार, और उसके बाद देखिए 23 और 22। तो इसका मतलब सबसे अधिक बार कौन आया है? 14 है। 18 आया है 3 बार, तो सबसे अधिक बार सम्मिलित आंकड़ा 14 है। तो आप लिखेंगे बहुलक बराबर 14। अगर आप कोष्टक में कारण देना चाहें तो जितनी बार वो आया है लिख सकते हैं, क्योंकि कितनी बार शामिल है? 4 बार। इसकी बारंबारता 4। प्रश्न संख्या 5 है। निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। इस सारणी के रूप में हमें आंकड़े दिए हुए हैं। पहले हमें समझना है कि हमें माध्य किसका निकालना है। माध्य निकालना है वेतन का। तो वेतन ये है, तो ये हमारे आंकड़े हुए, और ये बारंबारता कि 3000 16 बार आएगा, क्योंकि 16 कर्मचारियों को 3000 वेतन मिल रहा है। तो 3000 16 बार आया है। 4000 12 कर्मचारियों को मिल रहा है वेतन, तो 4000 आंकड़ा कितनी बार आएगा? 12 बार आएगा। तो जब हमें इस प्रकार का प्रश्न समांतर माध्य या माध्य के लिए प्राप्त होता है, तो हम मूल जो समांतर माध्य का कॉन्सेप्ट है, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, वही हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम समझेंगे कि किस प्रकार हम आंकड़ों का योग निकालें। अगर 3000 4000 5000 सब एक एक बार शामिल होते तो हम इनको जोड़ देते। अब 3000 16 बार शामिल है, तो पहले मैंने 3000 को 16 बार जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे एक अलग से कॉलम बनाने की आवश्यकता होगी इसमें। तो इसमें अलग से एक कॉलम मैंने खींच लिया। अब आंकड़ों को हम संकेत रूप में XI और कर्मचारी की संख्या बारंबारता को FI लिखते हैं। तो इसमें मैं 3000 को 16 बार जोड़ूंगा, तो 16 तिया 48,000 योग हो जाएगा 3000 के कारण। तो हम इसको लिखेंगे FI गुणा XI। हम गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आंकड़ों को जोड़ना है। तो ऐसे ही 12 और 4000 को तो 12 चक्को 48,000, ऐसे हम करते जाएंगे। तो ये मिलेगा हमें 50,000। इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे तो आपको जोड़ने में आसानी होगी। फिर 6000 8 छक 48,000। फिर उसके बाद 7000 6 बार, 7 चक 42,000। फिर 8 चक्को 32,000। फिर उसके बाद 9 तिया 27,000। फिर 10 एक्का 10,000। अब हम इसको जोड़ेंगे तो इकाई पर 0, दहाई पर 0, सैकड़े पर 0, 1000 पर 7 2 9 2 11 8 है 19 और 8 27 और 8 35। हासिल 3 में हासिल 1 जोड़ा 4 2 6 3 9 4 13 4 17 5 22 और 4 26 और 4 30। तो अब इन दो चीज़ों को समझना है। ये क्या आया? ये हमारे पास कुल आंकड़े हैं। इसको हम लिखेंगे सिग्मा FI। जिसका खाना है उसी का योग है। FI का खाना है तो FI का योग है। तो FI के स्तंभ के नीचे सिग्मा FI लिखेंगे। तो यह है FI XI का योग आया, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा FI XI। तो यह कुल योग हो गया, क्योंकि पहले हमने हर आंकड़े का इंडिविजुअल योग निकाला कि 3000 16 बार है तो कितना योग हुआ उसका, 4000 12 बार है तो कितना योग हुआ, फिर सभी को हमने जोड़ दिया। तो ये कुल मिलाकर आंकड़ों का योग आ गया। अब समांतर माध्य बराबर, चूंकि x बार बराबर होता है आंकड़ों का योग, जो कि यहाँ पर है सिग्मा FI XI के बराबर, बट्टे आंकड़ों की संख्या जो है सिग्मा FI के बराबर।
तो इसके बाद FI/XI की जगह हम मान रख देंगे 3,05,000 बट्टे योग दे रखा है 60। तो 0 से 0 कैंसिल। अब हम 6 का भाग दे सकते हैं, 6 पंचे 30, बचा इसमें कुछ नहीं, उतारना 5, भाग नहीं गया, लब्धि में 0, फिर उसके बाद 50 हो गया, 6 48, फिर इसमें से 2 0, 6 तिया 18.33। तो इन आंकड़ों का माध्य वेतन क्या आया? 5,083। तो कहने का मतलब है अगर 60 के 60 कर्मचारियों का हम वेतन बराबर करना चाहें, किसी को 3,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000 मिल रहा है, लेकिन अगर हम बराबर करना चाहें तो सभी को कितना प्राप्त होगा? फिर 5,083 रुपया 33 पैसा। समांतर माध्य का या माध्य का यह मतलब होता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ आया होगा और इस प्रकार का सारणी के रूप में जब भी आपको आंकड़े दिए होंगे तो आप उनका माध्य आसानी से अब निकाल पाएंगे। और ऐसे ही प्रश्न आप स्वयं भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 स्तंभ ही तो हैं। आप 2 स्तंभ खुद बना के उनका समांतर माध्य इसी प्रकार ज्ञात भी कर सकते हैं। संख्या 6 है, निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। प्रथम है माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है। माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप जरूर है, लेकिन यह उसी स्थिति में केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप मानी जाती है जब हमारे आंकड़े काफ़ी पास पास हों। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझिए, माना किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों का या 10 विद्यार्थियों का हम वजन ले लें। 10 विद्यार्थियों का भार केजी में निम्न प्रकार है। थर्टी 34, 31, 30, 32, 35, 33, 32, 31 और 34। जब आंकड़े इस प्रकार हों कि नज़दीक हों, जैसे 10 विद्यार्थियों का भार है या 20 विद्यार्थियों की ऊंचाई है कि कितनी लंबाई विद्यार्थियों की है, इस प्रकार के अगर आंकड़े हों तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए जो उपयुक्त माप मानी जाती है वह समांतर माध्य अर्थात औसत को माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जब हम इन सभी को जोड़ के 10 का यानी सभी में बराबर वितरित कर देंगे तो वह आंकड़ा इन सभी आंकड़ों का उचित प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन दूसरी स्थिति में जब इन्हीं 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक की बात करें, मानो प्राप्तांक निम्नवत हैं, अगर हमें तब केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप उपयुक्त है वह बतानी है, तो पहले प्राप्तांक हम नोट करते हैं। 12 है, 19, 28, 52, 42, 8, 92, 96, 96, 89, 30। अब देखो आंकड़े आपस में कितने दूर दूर हैं। तो 12 है तो 96 है, 92 है। अगर मैं इनके लिए समांतर माध्य निकालूं तो समांतर माध्य ऐसी स्थिति में केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में माध्यक ही इन आंकड़ों का उचित प्रतिनिधित्व कर पाएगा। क्योंकि माध्यक एक ऐसा आंकड़ा होगा जिसके ऊपर और नीचे बराबर आंकड़े होंगे।
तो जब आंकड़े आपके काफ़ी दूर दूर होते हैं, ऐसी स्थिति में केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप क्या है? माध्यक है, न कि समांतर माध्य। तो इस प्रकार आप भी स्वयं उदाहरण बना के दे सकते हैं कि जब आंकड़े काफ़ी नज़दीक होते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप समांतर माध्य होती है, और जब आंकड़े काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनके बीच में अंतर अधिक होता है, तब उपयुक्त माप जो होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की वह माध्यक होती है, न कि समांतर माध्य।